ओके। जी भाई, ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके। सो अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो तीन हमने जो है वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स पढ़ी हैं, इनको रिक्लेम करने के कौन कौन से तरीके यूज किए जाते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया कि भाई सलाइन सॉइल्स को जो है वो आप फिजिकल तरीके से जो है वो रिक्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन केमिकली इनको जो है वो रिक्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका जो प्रॉब्लम है वो किसी केमिकल से जो है वो सही नहीं हो सकता। ठीक है, जनरली बहुत कम जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं केमिकल में। तो सबसे जो पहला तरीका है, जो पहली एक टेक्निक है जिसके जरिए जो है वो हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को रिक्लेम कर सकते हैं, सॉरी सलाइन सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं, वो है स्क्रैपिंग। स्क्रैप करना यानी कि किसी चीज को जो है वो उखाड़ देना। तो स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रैपिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी जमीन की सरफेस से साल्ट्स को स्क्रैप कर लें। ठीक है, यानी कि ये वो साल, जैसे आप इस तस्वीर में देख लें, ये बंदा क्या कर रहा है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये पेज पड़ा हुआ है, ये पेज पड़ा हुआ है, तो अब ये क्या करेगा, इनको स्क्रैप कर लेगा, यानी कि इनको जो है वो रगड़ के या उतार के जो है वो एक दूसरी साइड पे जो है वो लेकर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब ये है कि भाई सतह जमीन के ऊपर ये जो पाउडर आपको है, इसको आप जो है वो हटा दे, वहां से स्क्रैप कर ले। ठीक है, मैकेनिकल मींस के साथ भी हो सकता है, ट्रैक्टर के जरिए भी हम ये जो लेवलर जो करते हैं, लेवलर जो यूज करते हैं उसमें ब्लेड होता है, वो भी आप इस पे चला सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो ये है कि भाई आप अपने साल्स की स्क्रैपिंग करें। अब इसके स्क्रैपिंग से क्या होता है, स्क्रैपिंग से ये होगा कि आपकी सरफेस पे जितने भी साल्स पड़े होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी जो है वो हैव रिसोर्टेड टू दिस प्रोसीजर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर लेबर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ट्रैक्टर भी चलाना है तो तरीके से चलाना है, तो बहुत सारे कम लोग हैं जो इसकी तरफ जाते हैं। पहला जो वे है वो यही है कि आप इसकी स्क्रैपिंग कर दें। स्क्रैपिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई नीचे से ज़मीन का क्या हाल है। ठीक है, ये है कि भाई अगर आप जो है वो वक्ती तौर के लिए, ये तो बहुत कारआमद है कि आपने ऊपर ऊपर से जो है वो जितने भी नमकियात पड़े हुए थे वो उतार हटा दिए, लेकिन अल्टीमेटली जो है इन साल्ट्स को आप कहाँ फेंकेंगे? फिर इनको एक जगह पे जमा करना, फिर वहां से उठा के दूसरी जगह पर फेंक के आना, ये एक जो है वो बहुत बड़ा मसला है। इसी वजह से जो है वो ये क्या हो जाता है कि आपकी जो स्क्रैपिंग के इश्यूज हैं, या स्क्रैपिंग जो है वो एक जो है वो कामयाब जो है वो नहीं हो पाती। जो है ना वो टेक्निक, इससे वक्ती तौर पे तो आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको जो है वो नहीं मिलेगा। हर 2 या 3 महीने के बाद फिर आपको स्क्रैपिंग करनी पड़ेगी। तो पहला तो तरीका ये है, ये देखें एक फिजिकल मेथड है, इसमें आपको हाथ से जो है या मैकेनिकली जो है ना कुछ ऊपर करना पड़ेगा। दूसरा है फ्लशिंग। ठीक है, फ्लशिंग का मतलब ये होता है कि भाई वॉश अवे करें आप। ठीक है, आपने जो है वो जमीन के ऊपर पानी खड़ा कर दिया, 2 या 3 दिन के बाद जब उसमें जितने भी आपकी सरफेस पे साल्स हल पजीर थे उसमें हल हो गए, आपने पानी को बाहर निकाल दिया। फ्लशिंग का मतलब है कि ऊपर ऊपर से बाहर निकालना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि भाई सरफेस के ऊपर जो साल्स एक्यूमुलेटेड होते हैं वो वाटर के साथ फ्लश किए जाते हैं ओवर द सरफेस, यानी कि जमीन की सतह से ऊपर। इसको हम कहते हैं कि भाई इस ये दूसरा तरीका है जिसका नाम है फ्लशिंग। आमतौर पे राइस में आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, 2 या 3 दिन तक जो है वो पानी उसके अंदर खड़ा करते हैं। जब 2 या 3 दिन हो जाते हैं फिर उसके बाद उस पानी को जो है वो ड्रेन आउट करते हैं, एंड देन अगेन हम उसको नया पानी देते हैं। यही वजह है कि ये जो सिम नाले बनाए गए थे ये इसी वजह से बनाए गए थे। तो ये भी एक तरीका है साल्स को रिमूव करने का, क्योंकि आप जब पानी जमीन की सतह के ऊपर खड़ा कर देंगे, उसको बंद बांध के जो है वो छोड़ देंगे, तो ये क्या कर लेगा कि आपकी सरफेस के ऊपर जितने भी साल्ट मौजूद थे उनको क्या करेगा, घेर लेगा या हल कर लेगा। और उसके बाद आप इसको जो है वो नाले में फेंक दें, या ये जो आपका जो है वो ड्रेनेज था उसके अंदर जो है वो आमतौर पर राइस बेल्ट में आमतौर पर आज तक जो है ना वो यही किया जाता है। अब इस तरीके से क्या है कि भाई ये तरीका तो अपनी जगह पर जो है वो काबिल एतमाद है और आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो साल्स रिमूव हो रहे हैं वो बहुत कम होते हैं। इसी वजह से इस तरीके की कोई जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है वो हमारे पास नहीं है।
यानी कि ये तरीका उतना जो है वो फायदेमंद नहीं है जितना हमें चाहिए। तो इसका मतलब है फ्लशिंग। फ्लशिंग का मुराद ये है कि आप किसी चीज को बाहर निकाल दें। तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे पायदार तरीका है वो है लीचिंग। ठीक है, अब ये तस्वीर बड़ी मुश्किल से मुझे जो है वो आ चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको जो है वो सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको जो बात बताई थी वो यही थी कि भाई इवापो ट्रांसपायरेशन क्या है। इवापो ट्रांसपायरेशन का मुराद ये है कि आपने यहाँ पर पानी अप्लाई किया और यहाँ से कुछ पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर चला गया। ये है इवापो ट्रांसपायरेशन। अब क्योंकि इस सरफेस के ऊपर साल्स भी हैं, तो पानी इन साल्स के साथ मिलके आएगा नीचे। यहाँ से केमिकल प्रेसिपिटेशन होगी, मिनरल डिसोल्यूशन होगी, और यहाँ पर जो है ये क्या होगा, आपका पानी आ जाएगा नीचे। तो इसमें हम लीचिंग के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो आर्टिफिशियल ड्रेनेज देते हैं। आर्टिफिशियल ड्रेनेज से मुराद ये है कि आपने नीचे जो है वो पंप्स लगाए हुए होते हैं, पाइप्स लगाए दिए होते हैं कि आपके उस जमीन के टुकड़े के ऊपर जितना भी पानी आए वो नीचे आके उन जो है वो ड्रेन्स के अंदर आए और वहां से बाहर निकल जाए। जैसे यहाँ हो रहा है, पानी आपने यहाँ दिया है, यहाँ आया, यहाँ आया, अल्टीमेटली ये देखे यहाँ से आके ये पानी सारा का सारा इस ड्रेन में चला गया। यहाँ से ग्राउंड वाटर भी इसके अंदर आ सकता है, और फिर इस ड्रेन से हम क्या करते हैं, इसको जो है वो बाहर निकालते हैं। तो इसको हम कहते हैं लीचिंग। ठीक है, लीचिंग में हम क्या कर देते हैं, आपकी जमीन को तरोतर जो है ना वो भर देंगे, ताकि जितने भी साल्स हैं वो हल हो। हल होने के बाद वो पानी जैसे ही आपका जो है वो यहाँ पे साल्स हल हो गए, नीचे मूव करेगा। नीचे आ आके यहाँ पर ये देखे हमने ये जो है वो एरो दी हुई है कि भाई इसका मतलब ये है कि भाई ये ड्रेन्स हैं। अब यहाँ पर कोई ना कोई चीज होगी, पाइप्स होंगे, वो इसको जाके इस ड्रेन के साथ कल्ट्रेट कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले जो साल्स हैं वो आप इकट्ठा करके आर्टिफिशियल ड्रेनेज नीचे से बना के और उसको जो है वो अपनी सॉइल से बाहर निकालते हैं। सलाइन सॉइल की रिक्लेमेशन के मामले में ये सबसे कॉम्पिटेंट और सबसे जो है वो एक जो है वो क्या कहते हैं अपना हाईली जो है वो रिजल्टेबल जो है वो चीज है जिससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, लीचिंग इज इफेक्टिव व्हेन द साल्टी ड्रेनेज वाटर इज डिस्चार्ज थ्रू सरफेस ड्रेन्स। अब लीचिंग सिर्फ इफेक्टिव कब होगी, तब होगी जब आप इसको अंडरग्राउंड या सब सरफेस ड्रेन्स दें, यानी कि जमीन की सतह के नीचे आपकी दूसरी ड्रेनेज मौजूद हो। जैसे हम जो है वो आमतौर पर जो है ना वो ये पानी की जो है ना वो टैंक्स बना देते हैं नीचे, जिससे हमारा वाटर सप्लाई का पानी आता है। तो इस तरीके में भी ये किया जाता है कि अंडरग्राउंड सब सरफेस ड्रेनेज बनाई जाती हैं, जो क्या करते हैं कि ऊपर से जो पानी और साल्स का जो मिक्सचर लीच होकर आया है उसको उस एरिया से बाहर निकाल दिया जाता है जिस जहां पर हम रिक्लेमेशन कर रहे हैं। अगर आप ये ड्रेन्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, ये पानी नीचे आएगा, यहाँ पर आके जमा हो जाएगा। फिर जब जो है वो पानी की मिकदार कम होगी, ये पानी दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करेगा और यही साल्स ऊपर हो जाएंगे। तो लीचिंग तो देखे करवा तो सकते हैं हम, लेकिन उसमें आपको आर्टिफिशियल ड्रेनेज जरूर देना होगा। लीचिंग तब जाके कामयाब है। अगर आप ऐसे लीचिंग नहीं करवाओगे 2 या 3 हफ्तों के लिए, तो वो साल्स नीचे आ गए। लेकिन जब आपकी सॉइल का मॉइस्चर कम होगा तो फिर ये इसकी मूवमेंट अब जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है ना, फिर ये नीचे से ऊपर जाएगी। तो दोबारा से ये जो ऊपर वाले साल से ये दोबारा से जो है वो आपकी इसी जो है वो सॉइल के अंदर दोबारा अक्यूमुलेट होना जो है वो शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आपके काम करने का कोई फायदा जो है वो नहीं होगा। लीचिंग यही कह रहा है कि लीचिंग जो है वो आर्टिफिशियल ड्रेन्स अगर आप नहीं देते हैं तो उस उन उन जो है वो कंडीशंस में भी ये रिड्यूस कर सकती है सैलिनिटी लेवल। पर जो है वो अगर सफिशिएंट जो है वो नेचुरल ड्रेनेज नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको आर्टिफिशियल ड्रेनेज जरूर देना पड़ेगा। तो सेलाइन सॉइल को रिक्लेम करने के ये 3 अहम तरीके, या तो आप स्क्रैपिंग करें, सरफेस से जो है वो इकट्ठे करें साल्स, और फिर जो है वो पानी लगा के इरीगेट करें। लेकिन ये है कि फिर आपको अल्टीमेटली दोबारा करना पड़ेगा, या आप फ्लशिंग करें, एक जो है वो पॉन्ड बना लें, जैसे जो है ना वो लेक होती है ऐसे हमारी, ऐसे ही आप अपनी जमीन को भी बना दें, उसके ऊपर पानी खड़ा कर दें 2-3 दिन। जब आपको पता, आपका अंदाजा होना चाहिए कि भाई अब इसके अंदर जितने भी साल्स मौजूद थे वो सारे के सारे क्या हो गए, हलपदीर हो गए, उस पानी को बाहर निकालें और उसके साथ साल्स भी बाहर निकालें। या फिर तीसरा तरीका और सबसे एफिशिएंट तरीका है लीचिंग। लीचिंग में ये होता है कि ये ट्रेंच फ्लो है, यहाँ पर हमने जो है ना वो खंदकें बनाई हुई होती है, पानी देखें घूम फिर के वहीं आएगा जहाँ से उसको निकाल मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा पाइप लगा देते हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। पानी जैसे ही नीचे आएगा इस पाइप में आएगा और इस पाइप से इस ड्रेन के जरिए आपकी सॉइल से ही बाहर।
तो ये तीन तरीके हैं। अब सोडिक सॉइल्स की रिक्लेमेशन कैसे की जाती है? सोडिक सॉइल्स की रिक्लेमेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि हम केमिकल्स अप्लाई करते हैं। सबसे चीप, सस्ता, आसान और जो पायदार तरीका है वो है जिप्सम एप्लीकेशन। ये आप देखें, ये चूना इन्होंने जो है ना वो इस जमीन के अंदर मिक्स कर दिया है। तो जिप्सम एप्लीकेशन सबसे ज्यादा जो है वो फॉलो की जाती है या अडॉप्ट की जाती है। उसकी वजह ये है कि एक तो इसमें टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। एसिड से खेलना, बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि भाई मेरे हाथ जल जाएंगे, मेरे पाँव पे लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर ये क्या करता है, जैसे देखे ना ये बिछा के गया है। अब ऐसे ही पूरी जमीन में आप जिप्सम की जो है ना वो एक लेयर बिछा देते हैं, फिर इसको पिलो के जरिए मिक्स करते हैं और अल्टीमेटली ये जो है ना वो आपकी पूरी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ जिप्सम। उसके बाद सल्फर की एप्लीकेशन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। तीसरी चीज आ जाती है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसके अंदर डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बहुत सारे नुकसान है। उससे ये है कि एक तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो सॉइल का वो जो है वो खराब हो जाएगा। और बहुत ज्यादा मिकदार में अगर आप एसिड्स डाल रहे हैं तो इस जमीन के अंदर मौजूद जो लाइफ है, अर्थवॉर्म्स हो गए, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हो गए, हमारे माइक्रोब्स हो गए, वो भी जल जाते हैं। और कभी कभार जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो है वो यूज किया जाता है। अब देखें कि जिप्सम की एप्लीकेशन असल में देखें, केमिकल तो यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया ना, ये करता क्या है? करता क्या है, मैंने आपको बताया था कि भाई हमारी जो सोडिक सॉइल होती है उसके अंदर एक्सचेंजेबल सोडियम होता है। अब ये देखें, ये एक मैंने आपको एक डायग्रामेटिक स्कीम समझाने के लिए बनाई है कि भाई ये असल में हमारे पास क्या है, एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स है। मिसाल के तौर पे ये जमीन है हमारी, इसके अंदर दो सोडियम के आयन्स मौजूद हैं। अब ये एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनका आपस में बॉन्ड बना हुआ है। तो जब ऐसी जमीन जहां पर एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स पे सोडियम है, यानी कि ये सोडिक सॉइल कहलाएगी। तो जब आप ऐसी जमीन की ट्रीटमेंट करते हैं या ऐसी जमीन के अंदर आप क्या करते हैं, अपना जो है वो सॉरी केमिकल कोई भी अप्लाई करते हैं, तो ये करेगा क्या, ये है हमारा जिप्सम। तो ये जब जिप्सम आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो ये जिप्सम टूटेगा। कैल्शियम पॉजिटिव आइन है, सल्फेट नेगेटिव आइन है, ये अलग अलग हो जाएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाएंगी। तो ये कैल्शियम जो है ये आके ठीक है, कैल्शियम सल्फेट टूटा, ये कैल्शियम और सल्फेट इनका आपस में जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, कैल्शियम अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया। तो ये जब कैल्शियम अलग हो गया तो ये क्या करेगा, ये एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स पे जाके सोडियम को रिप्लेस कर लेगा। अब यहाँ पर देखें, आप ये कहेंगे कि सर सोडियम तो दो थे, कैल्शियम एक है। तो भाई सोडियम जो है वो मोनोवेलेंट केटाइन है और कैल्शियम जो है वो डायवेलेंट केटाइन है। इसका मतलब ये है कि अगर इस एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी 2 है तो ये इसने दो सोडियम पकड़े हुए हैं। अभी भी इसकी वैलेंसी 2 है तो इसने एक कैल्शियम पकड़ा हुआ है और कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज है वो +2 है। अब होगा क्या कि ये सोडियम कहाँ गया और ये सल्फेट कहाँ गया? ये सोडियम और सल्फेट फिर आपस में जो है वो एक दूसरी चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। सॉरी, ये यहाँ पर मिस्टेक है, इसको हम जिप्सम जो है वो नहीं कहते। अब ये जो साल्ट है सोडियम सल्फेट का, ये जो है वो हल पजीर है और जैसे ही आप इसको जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो है वो हल होके जमीन से बाहर चला जाएगा। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म। हम जो भी केमिकल अप्लाई कर रहे हैं वो यही करता है, वो अंदर जाके टूटता है। इसी तरीके से सल्फर है, ठीक है, सल्फर क्या करेगा, सल्फर जाके जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, वो हाइड्रोजन जो है वो सोडियम को रिप्लेस करेगी और अल्टीमेटली आपका जो है वो ये जो है वो ले जाएगा। तो अमेंडमेंट अप्लाई करने का सोडिक सॉइल में जो हमारा बेसिक मकसद है वो यही है कि एक्सचेंजेबल सोडियम से इसको हटाना है, एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स से इस सोडियम को हटाना है। तो ये सोडियम ऐसे हटता है। ये जितनी भी चीजें आप इसके अंदर डाल रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम अगर आपने इसके अंदर डाला हुआ है, तो ये करता ही यही है कि सोडियम को रिप्लेस करेगा और कैल्शियम यहाँ पर आ जाएगा। एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स पे कैल्शियम होगा तो इससे सोडिक सॉइल नहीं बनती, इससे ये फिर प्रॉब्लमेटिक सॉइल नहीं है। और ये सोडियम सल्फेट एक अल्पजीर साल्ट है, इससे जो है वो आगे चला जाएगा। तो आप इसके अंदर सल्फर डालें, वो भी यही मैकेनिज्म करेगा, सोडियम को जाके निकालेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, वो भी जाके क्या करेगा, उसमें हाइड्रोजन आता है, ठीक है, क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। फिर जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो टूटता है H2 में और SO4 में, ये कैल्शियम जो है वो फिर बनाता है कैल्शियम सल्फेट। और यही जिप्सम वाला जो रिएक्शन है ये ओवरऑल जो है वो बैकअप में जो है वो फॉलो हो जाता है एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन।
अब ये तो हो गई रिक्लेमेशन। अब हमें ये पढ़ना है कि भाई अगर आपकी जमीन के अंदर साल्ट्स आ गए हैं तो प्रॉब्लम क्या करते हैं, वो क्यों आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है सैलिनिटी का प्लांट ग्रोथ पे वो है ऑस्मोटिक इफेक्ट। ठीक है, याद रखें, प्लांट्स जब अपनी रूट्स के जरिए सॉइल में से पानी अपटेक करते हैं तो उनको एक फोर्स लगानी पड़ती है। ये एक एनर्जी कंजर्वेटिव प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स क्या करते हैं, उनके अंदर फोर्स लगा देते हैं, और वो फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो, ठीक है, वाटर अगर मूव करता है जमीन के अंदर, एनर्जी, वाटर जमीन के अंदर पड़ा हुआ है तो एनर्जी की वजह से पड़ा हुआ है। तो अब देखें, एक तो बात ये समझे कि वाटर जो अंडरग्राउंड पड़ा हुआ है जमीन के अंदर वो किसी फोर्स के साथ हेल्प किया गया, यानी कि वहां पर ताकत लगा के रखा हुआ है जमीन ने उस पानी को पकड़ने के लिए। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे जब अपना ही रूट्स को जो है वो पानी एब्जॉर्ब करने के काम में लगा देते हैं, तो ये पौधे भी क्या करते हैं, कुछ ताकत लगाते हैं उस पानी को अपने अंदर डालने के लिए, ठीक है, या अपनी रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। अब ये जो फोर्स है, अमाउंट ऑफ फोर्स प्लांट्स लगा रहे हैं, ये उस फोर्स से ज्यादा होता है जिस फोर्स के साथ प्लांट ने जमीन के अंदर पानी को होल्ड किया हुआ होता है। ठीक है, पहले तो आप ये मैकेनिज्म समझे। ऑस्मोटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि जब साल्टी वाटर आ जाता है, यानी कि जब आपके जेर जमीन जो पानी है उसके अंदर जब साल्स आ जाते हैं तो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी कि अब प्लांट्स को नॉर्मल पानी के बनिस्बत और ज्यादा जो है वो फोर्स लगानी पड़ती है। इससे क्या हो जाता है कि प्लांट अपनी आधी से ज्यादा ताकत पानी को एब्जॉर्ब करने में लगा देता है। की कंसंट्रेशन या ये जो एडिशनल फोर्स लगानी पड़ती है प्लांट्स को साल्टी वाटर को अपटेक करने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक इफेक्ट या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई सबसे पहले तो प्लांट्स को पानी की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है। पानी होता तो है जमीन के नीचे लेकिन प्लांट्स उसको अपटेक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई, नॉर्मल अगर हम देखें जमीन तो उसके अंदर जो पानी जमीन ने ताकत कर लेते। अब जब साल्टी वाटर आ गया या नमकीन पानी आ गया तो अब प्लांट को और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ताकि उसको वहां से एक्सट्रैक्ट आउट कर सके। लेकिन प्लांट के पास इतनी ताकत नहीं होती और अल्टीमेटली वहां पर एक फिनोमेना जन्म लेती है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक इफेक्ट। ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या है कि वो एडिशनल साल्टी वाटर को नॉर्मल वाटर की बनिस्बत एब्जॉर्ब करने में लगाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक इफेक्ट। इससे नुकसान ये हो जाता है कि भाई प्लांट फिर वाटर अपटेक करना छोड़ देता है और अल्टीमेटली वो जल सड़ के जो है वो मर जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है सैलिनिटी का वो है स्पेसिफिक आयन इफेक्ट। स्पेसिफिक आयन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि प्लांट के जो सेल्स हैं वो एक मखसूस आयन को ही एब्जॉर्ब कर रहे हो। अब हमने ये पढ़ा था कि भाई सोडिक सॉइल के अंदर एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स में सोडियम बहुत ज्यादा होता है, तो प्लांट सोडिक सॉइल में जो भी ग्रो होगा उसको सॉल्यूशन में मिलेगा ही सोडियम। तो ये क्या करता है कि प्लांट्स क्या कर लेते हैं कि दूसरी आयन्स यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम की बनिस्बत सोडियम का अपटेक बहुत ज्यादा कर लेते हैं, और सोडियम का अपटेक प्लांट की सेल्स का जो हेल्थ है उसके लिए बेहतर नहीं होता। इससे क्या होता है कि प्लांट के सेल्स के अंदर सोडियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है और अल्टीमेटली वो सेल्स मर जाते हैं। तो ये दो मेजर इम्पैक्ट हैं जिसकी वजह से हमारी जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं उनके अंदर हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ सही नहीं होती और उनको जो है वो तकलीफें उठाने की जो है ना वो जरूरत पड़ जाती है। लास्ट जो है वो हमारा जो कंपोनेंट है इस लेक्चर का वो यही है कि भाई साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स की मैनेजमेंट कैसे की जाए, क्रॉप की सिलेक्शन करें। सबसे पहली बात ये याद रखें कि जब भी आप साल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर कल्टीवेशन करने जा रहे हैं या उनको जेर इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो ऐसी क्रॉप्स का इंतखाब करें जो कि साल्ट टॉलरेंट हो, यानी कि जो साल्ट या सैलिनिटी को बर्दाश्त कर सकती हो।
अब आपने नॉन टॉलरेंट प्लांट को अगर सैलिनिटी या साल्ट अफेक्टेड सॉइल में लगा दिया तो वो जल जाएगा। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि साल्ट टॉलरेंट हैं, जिसके अंदर रोड ग्रास सबसे ज्यादा टॉलरेट कर सकती है। आप यूकेलिप्टस लगा सकते हैं। आप फिर एक मखसूस क्रॉप की कुछ मखसूस वैरायटीज होती हैं जो कि जनरली जो है ना वो सॉल्ट टॉलरेंट मानी जाती हैं, आप वो लगा लें। तो क्रॉप की सिलेक्शन बहुत है। इसको हम कहते हैं बायोसेलाइन एग्रीकल्चर। बायोसेलाइन एग्रीकल्चर क्या है? बायोसेलाइन एग्रीकल्चर एक ऐसा जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में उन प्लांट्स की जो है वो कल्टीवेशन करते हैं जो कि सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकें, विथस्टैंड कर सकें, ताकि हम इन सॉइलाइन सॉइल्स को या साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को किसी काम में ले आ सके। जनरली आपने देखा होगा कि लोगों के जो है वो 8-8 एकड़ 10-10 एकड़ जमीन के टुकड़े जो है वो खाली पड़े होते हैं, और वो ये कह रहे होते हैं कि भाई इसके अंदर कोई चीज नहीं होती। तो बायोसेलाइन एग्रीकल्चर क्या करता है, आपको चॉइसेस प्रोवाइड करता है कि आप ये लगा लो, ये नहीं तो ये लगा लो, ये नहीं तो ये लगा लो। इससे क्या होता है कि आपकी जमीन भी आराम आराम से बेहतर बन जाती है, और आपको कुछ ना मिलने से कुछ मिल सकता है। तो क्रॉप की सिलेक्शन किसी भी सॉइल की मैनेजमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप कितना जो है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ सैलिनिटी बर्दाश्त कर सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो 1 इसी पे ग्रो हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो 2 इसी पे ग्रो हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो 3 पे हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो 4 पे हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो 5, 6, 7, 8 पे भी हो सकती हैं। तो आप जब किसी भी क्रॉप की सिलेक्शन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये काम करें कि आप अपनी जो है वो क्रॉप को जो है वो क्या करें, सॉरी सॉइल को एनालाइज करवाएं। आपको पता होना चाहिए कि इतनी इसी है मेरी सॉइल की, उसके बाद आप क्रॉप की सिलेक्शन करें। और उन क्रॉप्स की सिलेक्शन में भी आप उन वैरायटीज का इंतखाब करें जो साल्ट सैलिनिटी टॉलरेंट हो। बहुत सारी ऐसे क्रॉप्स हैं उनके अंदर जो है वो साइंसदानों ने साल्ट टॉलरेंट वैरायटीज जनरली जो है वो रखी हुई हैं या दी हुई हैं, जो कि काफी हद तक जो है वो सैलिनिटी को विथहेल्ड कर सकती हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है एरीगेशन प्रैक्टिसेस। देखें, एरीगेशन प्रैक्टिसेस को हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम खारा पानी ही देते रहेंगे अपनी सॉइल को तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली हमारी जो सॉइल्स हैं वो साल्ट अफेक्टेड बनना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, ये जो हम फ्लडिंग वाला जो तरीका करते हैं, ये भी बहुत जो है वो नुकसानकार है। इसको भी जो है वो हमें जो है ना वो तब्दील करने की ज़रूरत है। उसके बाद स्पेशल टिलेज प्रैक्टिसेस हैं कि भाई आपको कब डीप टिलेज करनी है, कब आपको जो है वो मिनिमम टिलेज करनी है, कब आपको जीरो टिलेज करनी है, कब आपको होराइजन मिक्सिंग करनी है, कब आपको स्क्रैपिंग करनी है। तो ये सारी की सारी टिलेज प्रैक्टिसेस भी आपको एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो करना पड़ेगा। मौसम एंड देन जय भाई, एक सेकंड मैं सबको म्यूट कर लेता हूँ, पता नहीं किसी की माइक खुली हुई है। आई डोंट नो। इरशाद इरशाद अपनी माइक म्यूट कर ले प्लीज। ओके। जी आप कंटिन्यू करें जय भाई। तो लास्ट जो है वो जो तरीका है वो है अमेंडमेंट्स एप्लीकेशन। देखें, याद रखें, रिक्लेमेशन करने के जो तरीके हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे नहीं है कि आपने आज जो है ना वो जिप्सम दे दिया, कल आपकी जमीन तैयार हो जाएगी, नहीं। जिप्सम एप्लीकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, एक सीजन के बाद फिर दोबारा उसकी एनालिसिस करवाते हैं और फिर ये देखते हैं कि उसकी ईएसपी कितनी कम हुई है। फिर उस हिसाब से अगेन जिप्सम देना पड़ता है। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। एक चीज अगर कुदरती बिगड़ जाए इंसानों की हरकतों की वजह से तो फिर ये इतनी आसानी से सही नहीं होती। तो यहाँ पर भी ये देखें, यही जो है वो बात है कि भाई आप जब रिक्लेमेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो ये इतनी थोड़ा आपको सब्र और तहम्मुल का जो है ना वो मुजाहरा करना पड़ेगा कि भाई आपको जो है वो ये चीजें जो है ना वो अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी कि यार ये इतना आसान नहीं है कि आपने एक दिन में जो है ना वो सब कुछ जो है ना वो आपका जो है ना वो सीधा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये है कि भाई आप जब अमेंडमेंट्स की भी जो एप्लीकेशन करते हैं उसके लिए भी आपको ये जहन में रखना चाहिए कि जो है ना वो कब कौन सी अमेंडमेंट अप्लाई करनी है, ठीक है, कौन सी सॉइल के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें। एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ कि भाई आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए जो कि चलें देखते हैं आपने आप में से कोई पूछता है या नहीं पूछता है।
फिर मैं आपको बताता हूँ। सो विद दिस आई एम एंडिंग अप हियर। और ये जो है वो समझ आया होगा। दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट। नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। आप जो है वो क्वेश्चंस करें, एंड देन जो है वो मैं आपको एक और बात जो है वो एट द एंड बताऊंगा। अजय ओके। भाई, अजय भाई सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा। आज दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो क्वेश्चन ये है कि जब हमारी खाली ज़मीन होती है, आपने बात की कि ज़मीन को जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पे वीट हमारी उग जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, तो अमूमन जहाँ पे पानी कम होता है, मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, तो वीट के बाद जो ज़मीन हमारी बचती है तो या तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पानी कम होता है, हमारे जो क्रॉप्स दूसरे लगे होते हैं तो उनमें ही पानी, क्योंकि अंडरग्राउंड का वाटर का जो पानी की क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब है, अगर देते हैं ज़मीन को तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मिसाल के तौर पे जब पिछले ईयर क्या हुआ था कि पानी बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, जब बहुत ज़्यादा हुई थी तो कुछ लोगों के तरफ से या खासतौर पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के तरफ से भी ये मुहिम चलाई गई थी कि आप जो है ना वो बोर्स करवा लें, जो आपके, तो जो हमारे पानी निकालते हैं, तो उसके लिए बोर्स निकालें डायरेक्टली, आप उन जो है ना वो उसी में पानी भेजें ताकि आपके एक्यूफर में जाएगा और ये आपका पानी इधर नीचे चला जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम डायरेक्टली जब भेजते हैं तो इसमें ये नहीं है कि आपका जब जब ये पानी खराब बेड क्वालिटी वाला नीचे जाता है, आपके अंडरग्राउंड में मिक्स हो जाता है, एक्यूफर में जाता है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा? थैंक यू। ओके, तो थैंक यू गुलाम नबी फॉर टू वंडरफुल क्वेश्चंस। आपके दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो आपने की कि भाई वीट के बाद जो है वो हमारे पास इतना जो है ना वो पानी नहीं होता कि हम कोई दूसरी क्रॉप लगा लें। तो देखें, जमीन को फैलो नहीं छोड़े। फैलो का मतलब है कि आपकी जमीन गंजी पड़ी हुई है। ठीक है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में जो कहते हैं कि भाई जमीन गंजी छोड़ दी आपने। तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई घास लगा लें, ठीक है, कोई दूसरी चीज लगा लें, जिससे ये हो कि भाई आपकी जमीन के ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर हो, ताकि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो आपको वहां पर जो है वो अफेक्ट ना करे। ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं आपकी जो कि रेजिडुअल मॉइस्चर पे हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम राइस बेल्ट की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर ये होता है कि आमतौर पर जब राइस हार्वेस्ट होती है तो हम चने की फसल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमें जो है ना वो प्लान करनी पड़ेंगी। चलो भाई ठीक है, आपने जो है ना वो जब वीट आपकी हार्वेस्टिंग के नजदीक थी, आपने उस टाइम कोई जो है ना वो बीज जो है ना वो लगा दिया, उसको जो है ना वो लास्ट वाला जो पानी है वो भी आपने जो है वो उसको दे दिया, एंड अल्टीमेटली ये आपका जो है ना वो हो सकता है। तो ये देखिए, ये एक प्रॉपर प्लानिंग है। एग्रीकल्चर जो है वो कभी भी आप लकीर के फकीर होकर नहीं परफॉर्म कर सकते। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो आबाओ दादा से जो है वो हमारा जो चलता हुआ आ रहा था सिस्टम, उसी के ही तौर तरीके पर जो है ना वो आज तक जो है ना वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली जो है वो जो है ना वो हमारा ही जो है ना वो नुकसान हो जाता है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन ये है कि हमें फिर लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि भाई क्या हम इसमें लगा सकते हैं। कोई छोटी सी फसल लगा सकते हैं 1.5-2 महीने की, जिसको 1 या 2 पानी चाहिए। ठीक है, या फिर ये है कि रेजिडुअल मॉइस्चर, जो मॉइस्चर वीट हार्वेस्ट करने के बाद हमारी सॉइल में बचा है, उसको हम यूटिलाइज कर लें। तो इस तरीके का। दूसरा ये है कि देखें, हम जो आजकल अंडरग्राउंड वाटर की वजह से परेशान हैं, वो इसी वजह से ही है कि हमने अपना जो अंडरग्राउंड एक्वीफर है उसको तबाह कर दिया है। हम पेस्टिसाइड्स अप्लाई करते हैं, हम जो है वो फर्टिलाइजर भी अप्लाई करते हैं। अब ये दोनों केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड भी उसी जमीन के अंदर पड़ी हुई है, फर्टिलाइजर के जो है वो